जेठानी के लिए ससुराल वालों की खाट खड़ी करने आई शहरी देवरानियां। सुबह का समय था। सभी घरवाले एक साथ बैठे हुए थे। अब तो इतने बड़े घर के काम मुझसे संभलते नहीं है। अरे रघुनाथ जी, अब हमारा सूरज इतना बड़ा हो गया, शहर में नौकरी ढूंढ रहा है। आज नहीं तो कल नौकरी लगी ही जाएगी। मैं तो सोच रही हूँ अब उसकी शादी करवा देते हैं। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा हाथ बटाएगी और मेरी सेवा भी करेगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है। और सुनो, मैंने तो लड़की भी देख रखी है। मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, शहर में रहती है। उसकी लड़की एकदम हीरोइन जैसी है। मुझे तो ना अपने घर में शहर की बहू ही लानी है। अरे वो जो अपनी पड़ोसन है ना सुमित्रा, उसने अपने बेटे की शादी शहर की लड़की से ही की है। मेरी बहू भी एकदम शहर की मॉडर्न बहू होनी चाहिए। अरे वाह माँ, जो मेरी शहर वाली मॉडर्न भाभी आएंगे ना तो मैं उसके साथ खूब मौज मस्ती करूंगी। हाँ माँ, सही रहेगा। तभी वहाँ गंगा देवी आ जाती हैं। अरे ओ शहर के सपने देखने वालों, अभी मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। और याद रखना, अभी भी इस घर की मुखिया मैं ही हूँ। अरे माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे घर के बड़े पोते की शादी मेरी मर्जी से होगी। मैं कोई शहर की मेम साहब नहीं लाऊंगी जो दिन भर शीशे के सामने खड़ी रहे। मैंने सूरज के लिए एक बहुत ही संस्कारी और गुड़ी गाँव की लड़की चुनी है। पूरे गाँव में उसकी तारीफें होती है। अपने घर की ऐसी सेवा करती है कि क्या बताऊं। वो जब इस घर में आएगी ना तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अपने घर में किसी गांव की गवार को नहीं लाऊंगी। मुझे शहर की बहू ही चाहिए। हाँ दादी, मुझे भी गांव की लड़की नहीं चाहिए। दादी प्लीज ना, मेरी शहर वाली भाभी का सपना मत तोड़ो। अरे माँ, अब समय बदल गया है। हम गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, बहू तो शहर की ला सकते हैं ना। अच्छा, तुम लोग मुझे सिखाओगे? तो कान खोल कर सुन लो तुम सब। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो ये करोड़ों की जमीन, ये लहलहाते खेत और ये घर मैं कल के कल अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। अरे माँ जी, शांत हो जाइए। ठीक है, हमें थोड़ा सोचने का समय दीजिए, हम बात करके बताते हैं। गीता जी, रघुनाथ जी, पूजा और सूरज एक कमरे में आकर बातें करने लगते हैं। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैं किसी भी कीमत पर उस गांव की गवार को अपनी बहू नहीं मानूंगी। अरे गीता, अकल से काम ले। अगर माँ जी नाराज होकर करोड़ों की जमीन अनाथालय को दान कर देंगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अभी सूरज की शादी उनकी मर्जी से हो जाने दे। बाकी 4 बेटों की शादी अपनी पसंद के शहर की लड़कियों से कर लेंगे। बात तो पते की कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन याद रखना वो गांव की लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी जरूर, पर मैं उसे कभी अपनी बहू का दर्जा नहीं दूंगी। हाँ ठीक है पापा, मैं भी इसके लिए राजी नहीं हूँ। 1 महीने बाद सूरज की शादी एक गांव की लड़की मीरा से हो जाती है। आज उसका गृह प्रवेश हो रहा था। गंगा देवी खुद उसका गृह प्रवेश करवा रही थी। देख इसे पूजा, एकदम इसका रंग भी तो देख कितना सांवला है, और मेरे सूरज को देख कितना गोरा चिट्टा लग रहा है। ये तो पूरे गांव की गंवार लग रही है। हाँ माँ, और इसकी भाषा भी तो देखो कैसी भाषा बोल रही है। मैंने तो सोचा था कि मेरी शहर की मॉडर्न भाभी आएंगी, पर ये तो पूरी गंवार आ गई। तभी वहां पड़ोसन सुमित्रा आ जाती है। अरे ओ गीता, हमने तो सुना था कि तू शहर की एकदम हीरोइन जैसी मॉडर्न बहू लाएगी, लेकिन ये क्या, तू तो गांव की बसंती ले आई। गीता जी का मुंह बन गया। अगले दिन मीरा किचन में पहली अपनी रसोई बना रही थी। तभी वहां की गीता जी आई हैं और जानबूझकर मीरा के खाने में ज्यादा नमक डाल देती हैं और वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बाद सभी घरवाले साथ बैठकर खाना खाते हैं। थू थू थू, ये क्या जहर बना दिया तूने? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे? ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। बहुत ही बेकार खाना बनाया है, मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। सब लोग मीरा को डांटने लगते हैं। अरे तुम लोगों को स्वाद की क्या पहचान, खाना बहुत ही बढ़िया बना है। गंगा देवी खुश होकर अपनी कलाई से सोने के कंगन निकालते हैं और मीरा को शगुन में दे देती हैं। ले मेरी बच्ची, ये तेरी पहली रसोई का शगुन है। मीरा कंगन लेकर बहुत खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मीरा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। गंगा देवी उसे लेकर औरतों के बीच आती है। मीरा सबके पैर छूती है। अरे गीता, कुछ भी कहो, बहू जैसी भी है पर सुंदर तो बहुत लग रही है और संस्कारी भी लग रही है। काहे की संस्कारी? अरे ये गांव की गवार है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे मैं तो चाह रही थी कि मेरी शहर की भाभी आए, पर ये तो एकदम बेकार है। ए गीता और पूजा, अपनी जबान को लगाम दो। अगर मेरी बड़ी बहू के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं तुम दोनों को इसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। गंगा देवी का गुस्सा देखकर सुमित्रा और पूजा वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है। मीरा दुखी बैठी हुई थी। तभी गंगा देवी उसके पास आती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतनी दुखी क्यों है? माँ जी, आपने देखा ना, सासू माँ और सब लोग मुझसे कैसी बातें करते हैं। उन्हें मेरा सांवला रंग, मेरा गाँव का होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तू फिक्र मत कर बहू, जब तक तेरी ये दादी सास जिंदा है
किसी की मजाल नहीं है जो तेरा बाल भी बांका कर सके। और सुन, अगर इन लोगों ने तेरे साथ कभी भी कुछ गलत किया ना तो मुझे बताना, मैं इन सबको इस पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। तू बस आराम से रह मेरी बच्ची। गंगा देवी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुबह का समय था। गंगा देवी बैग लेकर तैयार खड़ी हुई थी। तो सुन लो सब, मैंने मन्नत मांगी थी कि जैसे ही मेरे पोते की शादी हो जाएगी मैं 4 धाम की यात्रा पर निकल जाऊंगी। अब सूरज की शादी हो गई है, बहू बहुत अच्छी आ गई है, तो अब मैं जा रही हूँ। दादी जी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। रो मत बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है, मैं जल्दी लौटूंगी, अपना ध्यान रखना। गंगा देवी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? ये लोग तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कुछ समय बीत जाता है। रात के 3 बज रहे थे। गीता जी और पूजा मीरा के कमरे में जाती हैं और उसे जबरदस्ती उठा देती हैं। उठ महारानी, बहुत सोली तू गद्दे पर, चल बाहर। क्या हुआ माँ जी? रात के 3 बज रहे हैं अभी तो क्या हुआ? गांव की औरतें 3 बजे ही उठ जाती हैं। चल बाहर तबेले में। गीता जी और पूजा मीरा को बाहर तबेले के पास ले आती है। ये जो गोबर पड़ा है ना, इसे साफ कर, गाय भैंसों को नहला और इनका दूध निकाल कर सुबह सूरज निकलने से पहले ये तबेला एकदम चकाचक होना चाहिए। माँ जी, मुझे ये सब काम नहीं आते। मेरे मायके में कभी गाय भैंस नहीं थी। अगर आप थोड़ा समझा देंगी तो मैं। हाँ, मुझे पता है तेरे भुक्कड़ खानदान के बारे में। जहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले हो, वहाँ गाय भैंस कहाँ से बंधेंगी? चुपचाप काम कर, बहाने मत बना। गीता जी और पूजा वहां से चली जाती हैं। मीरा रोते हुए गोबर उठाती है और तबेले की सफाई में लग जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। मीरा सुबह से काम करके बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए वो आराम कर रही थी। तभी पूजा उसके ऊपर गोबर का गंदा पानी डाल देती है। ये क्या है? देखो देखो महारानी जी कैसे पैर पसार कर सो रही है। पूरा घर काम कर रहा है और इन्हें नींद आ रही है। गीता जी और रघुनाथ जी भी वहां आ जाते हैं। अरे उठ जा करमजली, दिन दहाड़े सो रही है। अगर घर की बहुएं ऐसे दिन में सोएंगी तो घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? सही कह रही है गीता। सूरज दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था। हाँ, इसके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये इसी लायक है। शाम का समय हो जाता है। गीता जी हॉल में अकेली थी। उनके हाथ में एक तेल की बोतल थी। आज मैं इस गंवार को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी कमर और हड्डियां टूट जाएंगी। ना ये उठ पाएगी ना कुछ कर पाएगी। तब आएगा मुझे असली मजा। गीता जी तेल फैलाकर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां कपड़ों की बाल्टी लेकर मीरा आती है और मीरा तेल पर फिसल जाती है और नीचे जमीन पर पेट के बल गिर जाती है। कोई है क्या? मैं गिर गई, कोई तो उठाने के लिए आ जाओ मुझे। सभी घरवाले मीरा को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, वो पेट के बल बहुत बुरी तरह से गिरी हैं, इसलिए अब वो कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर सभी घरवाले हैरान रह जाते हैं। हाय, ये क्या हो गया? ये गंवार तो बांझ हो गई। अरे अब मेरे घर का वारिस कैसे आएगा? मैंने तो सोचा था कि ये मुझे पोता देगी। सूरज, देख लिया तूने इस मनहूस को? अब तो हम तेरी शादी किसी शहर की पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से करवाएंगे। कुछ दिन बाद मीरा वापस अपने घर आ जाती है। सभी घरवाले बहुत ज्यादा गुस्से में थे। माँ जी, आप मुझे ताने मारिए, पर आप ये बताइए कि हॉल में किसने गिराया था वो तेल? अच्छा, तो अब तू मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगी? तू ये कहना चाह रही है कि मैंने तुझे धक्का दिया, मैंने तुझे गिराया? हाँ, गलती खुद की है और इल्जाम मेरी माँ पर लगा रही हो। हमने तो सोचा था कि बड़े बेटे का बच्चा अपनी गोद में खिलाएंगे, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सोच रहा था कि जो माँ कर रही है वो शायद गलत है, पर तू सच में बहुत बेकार है मीरा। तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे सकती। मैंने सोचा था मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे बड़ा आदमी बनाऊंगा, पर तूने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मीरा बहुत दुखी होकर अपने कमरे में आ जाती है। रात हो जाती है। गीता जी अपने कमरे में बैठकर रघुनाथ जी से बातें कर रही थी। मेरे बड़े बेटे सूरज की जिंदगी तो उस बुढ़िया ने इस गांव की गंवार से शादी करवाकर खराब कर दी, पर अब मैं अपने बाकी चारों बेटों के लिए शहर से लड़कियां ढूंढ कर लाऊंगी, एकदम मॉडर्न। बिल्कुल सही गीता, तू उस लड़के वालों से बात कर। चारों बहुएं शहर की ही आनी चाहिए। कुछ दिनों बाद गीता जी शहर में अपने बेटों के लिए लड़कियां देखने के लिए आई थी। जानवी, दीपिका, आरोही और वामिका एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश ड्रेसेस में नाश्ते की ट्रे लेकर वहां आती हैं। हेलो, आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हमने सुना है आपका गांव बहुत ज्यादा बड़ा और अच्छा है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। मुझे तो अपने बेटों के लिए ऐसी स्मार्ट बहुएं चाहिए थी। मेरी तरफ से चारों रिश्ते पक्के हैं। गीता जी रिश्ता पक्का करके वापस अपने घर आ जाती हैं। कान खोल कर सुन ले मीरा, मेरी चारों शहर वाली बहुएं आने वाली हैं। अगर उनके सामने तूने अपना ये रोना धोना किया या उन्हें कुछ भी बताया तो याद रखना तेरा वो हाल करूंगी कि तू चलने लायक भी नहीं रहेगी। जी माँ जी, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। कुछ दिन बाद जानवी, दीपिका, आरोही और वामिका की शादी गीता के चारों बेटों से हो जाती है। चारों का धूमधाम से घर में गृह प्रवेश हो रहा था।
अरे बाप रे, गीता तो सच में शहर से एकदम हीरोइनों जैसी बहू ले आई है। और नहीं तो क्या, मैंने कहा था ना कि मैं अपने घर में मॉडर्न बहुएं ही लाऊंगी। आ जाओ मेरी बच्चियों। गीता जी बहुत खुश होकर चारों का गृह प्रवेश करवाती हैं। गृह प्रवेश होने के बाद चारों हॉल में आ जाती हैं। तभी उनकी नजर मीरा पर पड़ती है, जो कि कोने में खड़ी हुई थी। चारों उसके पास जाती हैं। अरे भाभी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? प्रणाम भाभी, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ आराम से बैठो। अरे भाभी, आप भी तो अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अभी अभी हमारा गृह प्रवेश हुआ है, ऐसे कैसे अकेली खड़ी रहेंगी? बस बस, बातें बहुत हो गई। जाओ बहू, अपने कमरे में जाकर आराम करो। कल तुम सबकी पहली रसोई है। हाँ जाओ, तुम लोग आराम करो। कल रसोई में मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। मदद तो कल हो जाएगी भाभी, लेकिन अभी बातें करने में क्या दिक्कत है? चलिए ना, पहले हमें हमारा कमरा ही दिखा दीजिए। मीरा मुस्कुराते हुए चारों को उनका कमरा दिखा देती है। अगले दिन चारों देवरानियों की पहली रसोई होती है और वो खाना बनाने के लिए किचन में पहुंच जाती है। अब ये क्या है? यहाँ गैस तो है ही नहीं। अब हम खाना किस पर बनाएंगे? और ये क्या मिट्टी का शेप बना हुआ है? अरे दीपिका, ये गांव का चूल्हा है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसे जलाते कैसे हैं? और अगर हमने इन साफ पतीलों को आग पर रखा तो ये तो काले पड़ जाएंगे, फिर ये साफ कैसे होंगे? तभी मीरा वहां आ जाती है। मैं बताती हूँ, आप लोग शहर की हैं, ये चूल्हे का काम आपके बस का नहीं है। मीरा जल्दी से चूल्हा जला देती है और वो एक थोड़ी सी मिट्टी और राख पानी में घोलती है। देखो, ऐसे पतीले के पीछे मिट्टी का लेप लगा देते हैं। इससे आग से पतीला काला नहीं होता और जल्दी साफ हो जाता है। वाह जेठानी जी, यू आर सच जीनियस। आप नहीं होती तो आज हमारी पहली रसोई बन ही नहीं पाती। जेठानी जी, आप बहुत अच्छी हैं। चारों देवरानियां मिलकर मीरा के साथ खुशी खुशी खाना बनाती हैं। अगले दिन दोपहर का समय हो जाता है। चारों देवरानियां करके बाहर खड़ी थी। तभी वहां सुमित्रा की बहू रिया आती है। हाय, तुम चारों गीता आंटी की नई बहू हो ना? मैं सामने वाले घर में रहती हूँ, रिया। हाय रिया, हम लोग शहर से हैं। तुम भी शहर से ही हो ना? तुम्हें देखकर लग रहा है। हाँ यार, मैं पिछले साल ही यहाँ आई हूँ। तुम लोग शहर में कहाँ से हो? चलो, फाइनली इस बोरिंग गांव में मुझे मेरी जैसी दोस्त मिल गई। चारों देवरानियां रिया से अच्छी दोस्ती कर लेती हैं। फिर चारों देवरानियां वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रात का समय था। गीता जी अपने कमरे में थी। अरे रघुनाथ जी, हमारे घर में शहर की बहुएं आई हैं। इस बात से पूरा गांव जल रहा है। तभी चारों देवरानियां कमरे में आती हैं। सासू माँ, ससुर जी, आपसे एक बात करनी थी। आओ आओ मेरी शहर वाली बहुओं, क्या बात है? माँ जी, हमने काफी अच्छी पढ़ाई की है और हमारी जॉब भी है, तो हमने अपने हस्बैंड से बात की है। हम सब सोच रहे हैं कि अब हम वापस शहर शिफ्ट हो जाएं और अपनी जॉब स्टार्ट कर दें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुओं, शहर में जाकर काम करो, खूब पैसा कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और माँ जी, हम सोच रहे थे कि हम जेठानी जी को भी अपने साथ शहर ले चलें। वो बेचारी सारा दिन गांव में बोर होती रहती हैं। क्या उस गांव की गंवार को शहर ले जाओगी? अरे ना बाबा ना, वो वहाँ क्या करेगी? मेरा मतलब है, अगर वो चली जाएगी तो हम बूढ़े सास ससुर की सेवा कौन करेगा? तुम लोग जा रही हो, उसे यहीं रहने दो। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। चारों देवरानियां वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह चारों देवरानियां अपने अपने पतियों के साथ शहर के लिए निकल जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। मीरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी गीता जी वहां आती हैं। करम जली, तेरी देवरानियां क्या शहर गई? तूने तो नखरे ही शुरू कर दिए। चल उठ, जाकर उन चारों के कमरों की सफाई कर। माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, शरीर टूट रहा है। मैं शाम तक कर दूंगी सारा काम, प्लीज माँ जी। बुखार? आग लगे तेरे बुखार को। सुन ले ओ गांव की गवार, तू मेरी पसंद की बहू नहीं है। तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है, बांझ कहीं की। जा जाकर झाड़ू पोछा कर, नहीं तो आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मीरा रोते हुए घर की साफ सफाई करती है। वहीं रिया दूर खड़ी है, सब देख लेती है। ओह माय गॉड, ये लोग मीरा भाभी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। और शायद जानवी और दीपिका को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगले दिन सुबह का समय था। सभी घरवाले साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मीरा वहां गर्मा गर्म सब्जी लेकर आती है और तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। इसी हड़बड़ी में थोड़ी सी सब्जी पूजा के हाथ पर गिर जाती है। अंधी है क्या? गांव की गवार मेरा हाथ जला दिया। पूजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चक्कर आ गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया? अभी बताती हूँ तुझे। पूजा वो गरम सब्जी वाला पतीला उठाती है और सीधा मीरा के हाथ पर पटक देती है। गरम सब्जी मीरा के हाथ पर गिरती है। माँ जी, मेरा हाथ जल गया। और जला इसे। पूजा, बिल्कुल सही किया तूने, इसने जानबूझकर तेरे ऊपर सब्जी गिराई थी। सही कह रही है गीता, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मीरा रोते हुए सूरज की तरफ देखती है। मेरी तरफ क्या देख रही है? माँ सही तो कह रही है, तो इसी लायक है। मीरा रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। रात का समय हो जाता है। मीरा अपने जले हुए हाथ पर दवाई लगा रही थी।
हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे तो माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। मायके जा नहीं सकती, किसी को अपना दुखड़ा सुना नहीं सकती। बस एक दादी जी थी जो मुझे समझती थी, वो भी तीर्थ पर चली गई। मैं तो इस नरक में फंस गई हूँ। तभी मीरा के फोन पर चारों देवरानियों का वीडियो कॉल आता है। हाय जेठानी जी, कैसी हैं आप? देखिए, हम लोग यहाँ सेटल हो गए हैं और हमने अपनी अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी है। बहुत अच्छी बात है वामिका। तभी दीपिका की नजर मीरा के जले हुए हाथ पर पड़ती है। ओ माय गॉड जेठानी जी, आपके हाथ को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दीपिका, वो मैं किचन में दूध उबाल रही थी ना, तो वो अचानक गिर गया, बस थोड़ा सा जल गया है। तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने दवाई लगा ली है। प्लीज जेठानी जी अपना ध्यान रखिए ना, गांव में काम बहुत होता है, पर खुद का भी ख्याल रखा कीजिए। हाँ ठीक है, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम है। मीरा जल्दी से कॉल काट देती है। ये चारों मेरी कितनी फिक्र करती, फोन लगा लगा कर पूछती है, पर मैं अपनी बेबसी ने बता भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? अगले दिन दोपहर का समय हो जाता है। सूरज अपने कमरे में था, तभी मीरा उसके लिए खाना लेकर आती है। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर आपको नौकरी ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी। क्या तू मेरी मदद करेगी? सूरज गुस्सा में मीरा के ऊपर पानी फेंक देता है। औकात देखी है तूने अपनी? तू मुझे नौकरी दिलाएगी? जो औरत मुझे एक बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती, वो मुझे नौकरी क्या दिलाएगी? अरे तू गवार है और जिंदगी भर गवार ही रहेगी। तो उससे लाख गुना अच्छी तो वो मेरी शहर वाली देवरानियां हैं, जो शहर में रहकर इतना पैसा कमा रही हैं। सूरज ये बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। मीरा रोने लगती है, तभी उसके पास चारों देवरानियों का फोन आता है। हाय जेठानी जी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं आरोही, बस बैठी थी। जेठानी जी आपकी आवाज को क्या हुआ, आप रो रही हैं क्या? अरे नहीं जानवी, वो बस मुझे आज अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, बस इसीलिए। जेठानी जी प्लीज डोंट क्राई, हम लोग बस 1-2 महीने में हॉलिडे लेकर गांव आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। मीरा फोन काट देती है। दोपहर का समय था। चारों देवरानी अपने ऑफिस की कैंटीन में बैठी हुई थी। गाइस, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हम जब भी जेठानी जी को कॉल करते हैं तो हमेशा वो परेशानी दिखती हैं। एग्जैक्टली, मुझे भी बहुत डाउट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में जेठानी जी के साथ कुछ गलत हो रहा है। अरे चिल यार, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर वाले तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ यार, हम ओवर थिंक कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग 1-2 महीने में गांव जा ही रहे हैं, तब आमने सामने बैठकर जेठानी जी से खुद ही पूछ लेंगे। शाम का समय था। गीता जी और पूजा मीरा को बेवजह ताने मार रही थी। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया। आखिर आप लोग मुझे बेफालतू में क्यों परेशान कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका? और वो जो मैं गिरी थी, मुझे पता है वो मेरी गलती नहीं थी। वहाँ तेल कैसे आया ये आप भी जानती हैं। बताइए ना, मैं क्या करूँ जिससे आप मुझे चैन से जीने दें? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ाएगी? गीता जी मीरा को जोर से धक्का दे देती हैं। मीरा का सिर पीछे दीवार से टकराता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तू मुझे जानती नहीं है अभी। मैंने सोच लिया है, अब बस कुछ महीने और उसके बाद मैं सूरज से तेरा तलाक करवा दूंगी और फिर अपने बेटे की शादी किसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से करवाऊंगी। गीता और पूजा ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। दूर खड़ी रिया ने ये सब देख लिया था। ऐसी कुछ समय बीत जाता है और मीरा के साथ घर में बहुत अत्याचार होता है। अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। चारों देवरानियां वीकेंड्स पर आती हैं। ओ माय गॉड जेठानी जी, आपको क्या हो गया है? जेठानी जी आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? और ये माथे पर इतनी गहरी चोट कैसे हुआ है आपके साथ? मीरा अभी कुछ बोलने ही वाली होती है कि पीछे से गीता जी वहां आ जाती हैं। अरे क्या पूछ रही हो, इससे मैं बताती हूँ। ये तो खुद ही पागल हो गई है। अरे जब से डॉक्टर ने कहा है कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, इसके तो दिमाग पर ही असर हो गया है। कभी काम करते हुए गरम पतीला अपने हाथ पर गिरा लेती है, तो कभी दीवार में खुद ही अपना सिर मार लेती है। इसने तो हमें परेशान करके रख दिया है, पर फिर भी हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। क्यों बड़ी बहू, रखते हैं ना तेरा पूरा ध्यान? जी हाँ, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और गलती मेरी ही है कि मैं माँ नहीं बन सकती। अरे जेठानी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप अनाथ आश्रम से एक बच्चा अडॉप्ट कर सकती हैं। आजकल ऐसा होता है। चारों देवरानियां मीरा को समझाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अगले दिन चारों देवरानियां रिया से मिलती हैं। अरे तुम चारों आ गई यार, मुझे तुम लोगों को कुछ बहुत जरूरी बताना था, पर अभी अभी फोन आया कि शहर में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अभी निकलना होगा, मैं बाद में मिलकर सब बताती हूँ। ओके रिया, टेक केयर। हम भी कल शहर निकल रहे हैं। अगले दिन चारों देवरानियां वापस शहर आ जाती हैं। शहर आकर वो सीधे मीरा को वीडियो कॉल करती हैं। जेठानी जी अब हम शहर में हैं, यहाँ कोई नहीं है। अब आप हमें सच सच बताइए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या वहाँ कोई आपको टॉर्चर कर रहा है? फोन स्पीकर पर था। मीरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि गीता जी वहां जाकर उसे घूरने लगती हैं। नहीं नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं करता, सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ। मीरा ये बोलकर फोन काट देती है।
बहुत बढ़िया, ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बताना है तुझे। अगले दिन शहर में चारों देवरानियां एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी। गाइस, अब तो हमारी न्यू बाइक्स आ गई हैं। अब तो हम अपनी बाइक से ऑफिस जाया करेंगे। तभी रिया वहां आ जाती है। हे रिया, तुम यहाँ? आंटी की तबीयत कैसी है अब? माँ अब ठीक है, पर मुझे तुम चारों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जो बात मैं गांव में नहीं बता पाई थी। चलो हाँ, बैठ के कॉफी पीते पीते बात करते हैं। हाँ चलो। पांचों कैफे में बैठते हैं और बताओ क्या हुआ? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी जेठानी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वो लोग मीरा भाभी को जानवरों की तरह मारते पीटते हैं और नौकरानी बनाकर रखा है। एक्सक्यूज मी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो रिया? हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। और हमने कल ही जेठानी जी से बात की थी, उन्होंने खुद कहा कि सब ठीक है। तुम बेकार में हमें हमारी फैमिली के अगेंस्ट क्यों भड़का रही हो? मुझे पता था तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, पर ठीक है, मैं तुम लोगों को सबूत दिखाऊंगी, तब तो तुम लोगों को यकीन आएगा। वेट एंड वॉच। रिया गांव वापस आ जाती है। रात का समय था। गीता जी मीरा को उल्टा सीधा सुना रही थी और उसे पीट भी रही थी। रिया दूर खड़े होकर ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब मिल गया सबूत। जानवी और दीपिका को लग रहा था ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब ये वीडियो देखकर उन चारों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले दिन दोपहर का समय था। मीरा बीच बाजार में एक अनजान आदमी के साथ खड़ी थी और उससे कुछ बात कर रही थी। तभी पूजा वहां कुछ खरीदने आती है और मीरा को देख लेती है। ये बांझ इस अनजान आदमी के साथ यहाँ क्या गोल खिला रही है? अच्छा तो ये चक्कर है, रुक अभी माँ को बताती हूँ। पूजा जल्दी से घर आती है। माँ पापा, अनर्थ हो गया। मैंने अभी अभी उस गंवार भाभी को बाजार में एक अनजान आदमी के साथ देखा है। पूरे बाजार की औरतें उन्हें घूर रही थी। इसने तो हमारी नाक कटवा दी माँ। क्या? उस गंवार की इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में रहकर मेरे ही मुंह पर कालिक पोत रही है। अरे इस कुलक्षणी ने तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं उसे जान से मार दूंगा माँ। नहीं, जान से मारना तो बहुत छोटी सजा है। कल मैं उसकी पूरे गांव के सामने बेइज्जती करूंगी। देखना, ये सजा उसके लिए मौत से भी बेहतर होगी। अगली सुबह गीता जी मीरा को घर के बाहर एक कुर्सी पर रस्सियों से बांध देती हैं। देख लो गांव वालों, ये है मेरे घर की बड़ी बहू। ये कल बाजार में एक अनजान आदमी के साथ मुंह काला कर रही थी। इसने हमारी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। चुप कर, अब तेरी जबान तो मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। तूने हमारा मुंह काला किया है ना, आज मैं तेरा मुंह काला करूंगी। गीता जी कालिख की कटोरी लेकर मीरा के पास आ जाती हैं। रिया ये सब देख रही थी। वो जल्दी से चारों देवरानियों को फोन लगाती है। तुम लोग अभी के अभी गांव पहुंचो। गीता आंटी यहाँ बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही हैं और वो मीरा भाभी के मुंह पर कालिक पोतने जा रही है। जल्दी आओ, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तुमने जो वीडियो हमें भेजा था हमने देख लिया है। आज वो लोग नहीं बचेंगे। चारों देवरानियां जल्दी से अपने बेसमेंट में जाती हैं। वहां 2 चमचमाती बुलेट रखी हुई थी। चारों देवरानियां जल्दी से हॉकी और डंडे उठाती हैं और अपने बुलेट से गांव की तरफ निकल जाती हैं। आज इस गांव की गंवार का मुंह मैं खुद काला करूंगी। गीता जी बस मीरा का चेहरा काला करने ही वाली थी कि तभी वहां बुलेट से चारों देवरानियां आ जाती हैं। स्टॉप इट सासू माँ। चारों देवरानियों को देखकर सभी घरवाली हैरान रह जाते हैं। हाय, तुम चारों यहाँ क्या कर रही हो? बहुत हो गया सासू माँ, आपका एक गांव वाला घटिया ड्रामा अब और नहीं चलेगा। हमें सब पता चल गया कि आप हमारी जेठानी के साथ क्या जानवरों वाला सलूक कर रही हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को एक बेचारी औरत के साथ ये सब करते हुए? हमारी जेठानी जी एकदम इनोसेंट हैं। अरे बहू, तुम गांव के मामलों में मत पड़ो। शराब ससुर जी, एक लफ्ज और नहीं। अब तक आप लोगों ने जो अत्याचार किए हैं ना, अब हम उनमें से एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहर की बहुएं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हैं। अरे गांव वालों, देखो ये शहर की कलमुही बहुएं अपनी सास पर हाथ उठा रही हैं। हमने कौन सा अत्याचार कर दिया? हमने तो इसे बेटी की तरह रखा था। अच्छा, बेटी की तरह? तो जरा ये वीडियो देखिए सासू माँ। देख लिया सासू माँ ये वीडियो? हमने अपनी लॉयर और पुलिस को सेंड कर दी है। अगर हमने डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस ठोक दिया ना, तो आप चारों को ऐसी जेल होगी कि चक्की पीसते पीसते आपकी उम्रें निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं बहुओं, पुलिस को मत बुलाओ। ये तो बस घर का मामला था, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। वामिका और आरोही जल्दी से मीरा को खोल देती हैं। रोइए मत जेठानी जी, अब हम आ गए हैं ना। तभी जानवी एक अनजान आदमी को पकड़कर वहां लाती हैं। और जेठ जी, आप जो अपनी पत्नी पर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगा रहे थे ना, जरा आंखें खोल कर देखिए। ये कोई आशिक नहीं है, ये शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये लोगों को जॉब दिलवाते हैं, हम भी इन्हें जानते हैं। भाई साहब, हाँ, आपकी पत्नी कल मेरे पास आपके कागज लेकर आई थी। रो रो कर मिन्नतें कर रही थी कि मेरे पति बहुत परेशान हैं, उन्हें किसी भी तरह शहर में एक अच्छी जॉब दिलवा दीजिए। मीरा, मुझे माफ कर दो। मीरा, तू मेरे लिए छुपकर नौकरी ढूंढ रही थी और मैं तुझे चरित्रहीन कहता रहा। मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ मीरा, मुझे माफ कर दो। जेठ जी, अब इस माफी का कोई फायदा नहीं।
अपनी पत्नी को माँ बहन के साथ मिलकर नौकरानी बना दिया आपने। आप मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हैं। सजा तो अब आप सबको मिलेगी। तभी वहां गंगा देवी आ जाती है, जो कि अभी अभी अपनी तीर्थ यात्रा से लौटी थी। उन्हें देखकर मीरा जल्दी से उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। मेरी बच्ची, ये क्या हालत कर दी तेरी? किसने की तेरी ये हालत? चारों देवरानियां गंगा देवी को सब कुछ बताती हैं। गीता, रघुनाथ, मैंने कहा था ना कि अगर मेरी बड़ी बहू की आंख से एक आंसू भी गिरा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं तीर्थ पर क्या गई, तुम लोगों ने तो मेरी बच्ची को घर की नौकरानी बना दिया। कान खोलकर सुन लो सब, आज से ये करोड़ों की जमीन, ये लहलहाते खेत और ये पुश्तैनी घर सब मेरी बड़ी बहू मीरा के नाम है। तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और अभी मेरे घर से निकल जाओ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। कोई दया नहीं करूंगी मैं तुम लोगों पर। तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा तो तुम चारों को जरूर मिलेगी। दादी जी जाने दीजिए ना, अपने ही तो हैं, माफ कर दीजिए। नहीं मीरा, अगर तूने आज इन्हें ऐसे ही माफ कर दिया तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। इन्हें अपनी सजा भुगतने दे। निकलो यहाँ से। गीता जी, रघुनाथ जी, सूरज और पूजा वहां से चले जाते हैं। जेठानी जी, अब आपको यहाँ इस गांव में अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप और दादी जी हमारे साथ शहर चलेंगी, हम सब वहीं साथ में रहेंगे। हाँ बहुओं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम चारों अपनी जेठानी के लिए इतना कुछ कर रही हो। और तुम चारों तो मुझे गालियां दे रही थी, सोच रही थी कि मैं तुम्हारे घर में आग लगा रही हूँ। वी आर सो सॉरी रिया, हमें नहीं पता था कि हमारे ससुराल वाले इतने गिरे हुए हैं। इट्स ओके यार, पर तुम्हारी वो बुलेट वाली एंट्री ना एकदम कबीर सिंह जैसी थी, कसम से मजा ही आ गया देखकर। अरे अगर ये लोग हमारे सास ससुर नहीं होते ना तो उस हॉकी स्टिक से हम इनकी ऐसी धुलाई करते कि ये लोग जिंदगी भर याद रखते। चारों देवरानियां मीरा और गंगा देवी को अपने साथ शहर में ले जाती हैं और अब मीरा बहुत खुश थी। वहीं गांव के सामने गीता जी, रघुनाथ जी, पूजा और सूरज फटे हुए कपड़ों में बैठे हुए थे। हाय रे मेरी किस्मत, कहा मैं पूरे घर की मालकिन थी और आज मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगना पड़ रही है। ये सब मेरी गलती है, मैंने अपनी इतनी अच्छी बीवी पर शक किया। आज मुझे मेरी ही करनी की सजा मिल रही है। मुझे क्या पता था कि मेरी शहर वाली भाभी हमारी खटिया खड़ी कर देंगी। उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। गीता जी, रघुनाथ जी, सूरज और पूजा अपने किए पर पछता रहे थे और बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। अगर आपकी जेठानी के साथ भी ससुराल वाले अन्याय करें तो क्या आप भी इन शहरी देवरानियों की तरह उसका साथ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।